नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग? बताओ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं? चलिए बच्चों, शुरू करते हैं भाई आज की कहानी। सब लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग, कल मैंने मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ाया था। कल मैंने आपको यह बताया था कि 2D फिगर्स और 3D फिगर्स में क्या फर्क है। ठीक है। आज की क्लास में हम मेंस्ट्रुएशन 2D की पहली शीट पढ़ना शुरू करेंगे, ट्रायंगल्स। ठीक है मेरे भाई, शुरू करते हैं ध्यान से। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका है मेरे प्यारे भाई? कॉन्सेप्ट नंबर 1, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सब लोग ध्यान सुनिएगा। ट्रायंगल सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। 3 साइड से घिरी हुई आकृति को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो मेरे भाई ये आपके सामने ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। ये ट्रायंगल ए बी और सी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। किसी भी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं, ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बना दो। ठीक है ना? किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला है 1/2 बेस गुणा हाइट। 1/2 बेस गुणा हाइट। 1/2 बेस गुणा हाइट। हिंदी वाले भाई लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। यानी कि प्यारे बच्चों, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको हम इससे डेल्टा से डिनोट करते हैं, है ना? ये मेरे प्यारे में डेल्टा हम कह देते हैं, ट्रायंगल का एरिया डेल्टा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप कहोगे सर ये आधार क्या है, ऊंचाई क्या है? मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ट्रायंगल ए है, ये है वर्टेक्स ए, ये कोना है। इस कोने के सामने वाली साइड को हम कहेंगे स्मॉल ए। ये साइड स्मॉल ए है, ये साइड स्मॉल है। ये कोना है बी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, देसी भाषा में बोलते हैं कोना। ये वर्टेक्स बी है, इसके सामने वाली भुजा को हम स्मॉल बी कहेंगे। ये वर्टेक्स सी है, इसके सामने वाली भुजा को हम स्मॉल सी कहेंगे, स्मॉल सी। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हम पहले समझते हैं कि हाइट क्या होती है। जैसे मैं त्रिभुज की इस भुजा को बेस मानता हूं, अगर मैंने भुजा ए को बेस माना है तो इसके सामने वाला वर्टेक्स ये है। तो सामने वाले वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचो, सामने वाले वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचो मेरे प्यारे में, एक ऐसी लाइन खींचो जो यहां 90 डिग्री के कोण पर आके मिले। ये 90 डिग्री के कोण पर आके मिले, 90 डिग्री कोण पर। तो ये जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये इस बेस पर, अगर मैं भुजा ए को बेस मानता हूं, इसे आधार मानता हूं, तीनों भुजाओं में से किसी को भी बेस मान सकते हैं। अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं ए, तो सामने वाले वर्टेक्स से ये जो है इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी h1। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। जैसे कि मेरे भाई आपके सामने ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये इसकी साइड है स्मॉल ए, ये इसकी भुजा है स्मॉल ए। तो सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाला शीर्ष ये दिख रहा है मेरे प्यारे भी, शीर्ष ये दिख रहा है, यहां से एक ऐसी लाइन खींचो मेरे प्यारे भी, एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री के कोण पर आके मिले। तो ये इस त्रिभुज की हाइट कहलाएगी, ये भुजा ए के ऊपर हाइट कहलाएगी। मैं इसे h1 नाम दे देता हूं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। ठीक है ना?
तो अगर मेरे प्यारे भाई ये बेस है तो सामने वाले सिर से एक ऐसी लाइन खींचनी है इस भुजा पर जो 90 डिग्री के कोण पर आके मिले, तो ये जो होगा ये हाइट हो जाएगी। तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस ए हाइट h1, 1/2 a गुणा h1। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 1/2 a गुणा h1। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, और डाउट है भी तो डाउट लाने लायक कोई चीज थी नहीं। देखो त्रिभुज का एरिया निकालने के 10 तरीके हैं, 10 तरीके से एरिया निकालोगे बराबर आएगा, 10 तरीके हैं। अगर मैं इस भुजा बी को बेस मानता हूं, अगर मैं इस साइड बी को बेस मानता हूं कि ये साइड बी है, तो इस भुजा के सामने वाला वर्टेक्स क्या हो गया? बी हो गया। तो सामने वाले वर्टेक्स बी से एक ऐसी लाइन खींचो, एक ऐसी लाइन खींचो जो यहां 90 डिग्री के कोण पर मिले, जो यहां जाके 90 डिग्री के कोण पर मिले, जो ये 90 डिग्री के कोण पर मिले मेरे प्यारे, 90 डिग्री के कोण पर मिले, तो ये भुजा बी के ऊपर हाइट हो जाएगी, जिसको मैंने नाम दे दिया h2, नाम दे दिया मैंने h2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जैसे आपका ट्राइंगल है, मैं इस भुजा बी को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से अगर मैं ये लाइन ऐसी खींचूं जो 90 डिग्री के कोण पर मिलेगी, तो ये इसकी हाइट h2 हो जाएगी। भुजा ए के लिए ये हाइट है h1, इस भुजा के लिए, इस बेस के लिए अगर मैं बी को बेस मानता हूं तो हाइट ये है h2। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा मेरे भाई वो क्या होगा? 1/2 बी गुणा h2, 1/2 बी गुणा h2 मेरे प्यारे भाई, 1/2 बी गुणा h2 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। इसी तरीके से प्यारे स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चे इसी तरीके से अगर हम ये इस भुजा को बेस मानते हैं, इस भुजा को बेस मानते हैं, तो सामने वाला वर्टेक्स सी है, तो सामने वाले वर्टेक्स सी से एक ऐसी लाइन खींचो, सामने वाले सिर से एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री कोण पर मिले, वो यहीं से जाएगी, वो लाइन यहीं से जाएगी मेरे भाई। तीनों ये लाइन एक ही जगह से जाएंगे, ये होगा 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर जाके मिले, नाम दे दिया CF। ये इसकी हाइट हो जाएगी h3, ये हाइट हो जाएगी h3 मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई ट्राइंगल है इस प्रकार से, ये भुजा C है, भुजा C है, तो सामने वाले सिर से एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री के कोण पर मिले, तो भुजा C के ऊपर ये हाइट हो जाएगी, इस बेस C के ऊपर ये हाइट हो जाएगी मेरे भाई। क्लियर है? तो त्रिभुज का एरिया जो होगा 1/2 C गुणा h3 मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं। तो ट्राइंगल की 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं के ऊपर 3 अलग अलग हाइट होती हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं के ऊपर 3 अलग अलग हाइट होती हैं। चाहे आप यहां से निकालो 1/2 a गुणा h1, चाहे आप यहां से निकालो 1/2 b गुणा h2, चाहे आप यहां से निकालो 1/2 c गुणा h3, तीनों से एरिया बराबर आएगा, क्योंकि त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यह फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब ट्राइंगल का आपको बेस दिया है और ट्राइंगल की आपको हाइट दी है। जब आपको ट्राइंगल का बेस दिया है, जब आपको ट्राइंगल की हाइट दी है। अब अच्छा, बेसिकली हाइट का मतलब क्या है? हाइट का मतलब क्या है? देखो जैसे हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया मेरे प्यारे में, ये भुजा ए है, तो हाइट का मतलब यह है कि ट्राइंगल की औकात किन दो लाइन के बीच में है। आप मेरे प्यारे भाई यहां से एक समांतर रेखा खींचो, आप यहां से एक पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल लाइन है। तो ये जो ट्राइंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच बना, ये जो ट्राइंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बना है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो हमेशा सेम रहेगी। तो यही होता है ट्राइंगल की हाइट, कि ट्राइंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच में बना है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो बेसिकली हाइट का मतलब यह है कि ट्राइंगल किन दो, जैसे मैंने चित्र बनाया, ये दोनों समांतर रेखाएं, समांतर रेखा जानते हैं जैसे रेल की पटरियां, इनके बीच की दूरी हर जगह सेम होती है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बना है। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है यही ट्राइंगल की हाइट कहलाती है बेसिकली। समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे यस सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई त्रिभुज ऐसे है मेरे प्यारे, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर अगर ऐसे त्रिभुज हो गए तो इसकी हाइट कैसे बनेगी।
तो आपको ये समझना चाहिए कि हाइट का कॉन्सेप्ट यह है कि त्रिभुज किन दो पैरेलल लाइन के बीच बना है। अब जैसे इस लाइन के समांतर मैंने ये लाइन खींची मेरे प्यार में, ये लाइन खींची, ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो त्रिभुज इन दोनों लाइन के बीच में बना है। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, या फिर आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये इस त्रिभुज की हाइट हो जाएगी, ये त्रिभुज की हाइट हो जाएगी h। अगर ये बेस ए है, अगर ये ट्राइंगल का ये बेस ए है मेरे प्यारे भाई, तो इस बेस के ऊपर ये हाइट हो जाएगी। ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच आपका त्रिभुज बना है। ठीक है ना, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं है। जल्दी जल्दी आपको समझना है, लेकिन समय बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर आप यहां ध्यान से देखें, ये 1/2 1/2 1/2, दो की यहां गुणा कर दूं, दो की मैं यहां गुणा कर दूं, तो आप ये बताओ क्या हो जाएगा? a गुणा h1 बराबर b गुणा h2, a गुणा h1 बराबर b गुणा h2 बराबर c गुणा h3 बराबर c गुणा h3 बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे में? 2 डेल्टा बराबर दो की यहां 1/2 1/2, दो की यहां पे गुणा हो जाएगी 2 डेल्टा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा। ठीक है ना, बेवजह के कमेंट आज मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है बेटा। 40 मिनट की कंटेंट को 1.5 घंटे में आता है। फिर a गुणा h1 बराबर b गुणा h2 बराबर c गुणा h3। डेल्टा क्या है? डेल्टा ट्राइंगल का एरिया। जब हमने कोई ट्राइंगल बनाया तो ट्राइंगल का एरिया फिक्स होता है। भाई मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, इस तरीके से त्रिभुज बनाया, तो जब ये त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज ने ये जगह घेर ली, इतनी जगह इस त्रिभुज ने घेर ली, ये जगह, इसी जगह को कहते हैं एरिया। अब एरिया निकालने के 10 तरीके हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के 10 तरीके हैं। हर तरीके से त्रिभुज का एरिया बराबर ही आएगा। तरीका कोई भी हो, हर तरीके से इस त्रिभुज का एरिया बराबर आएगा। यानी कि जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज का एरिया फिक्स होता है। त्रिभुज का एरिया फिक्स होता है मेरे प्यारे में, क्योंकि एरिया का मतलब है त्रिभुज के अंदर घेरी हुई जगह। तो अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, डेल्टा मतलब एरिया, तो एरिया का जो दुगना होगा वो एक फिक्स नंबर होगा, वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, वो एक फिक्स नंबर आएगा मेरे प्यार भी, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। यानी कि मैं कह सकता हूं किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज में आप बेस और उसके ऊपर हाइट की गुणा करो, बराबर आएगा। भाई ये a गुणा h1 बराबर b गुणा h2 बराबर c गुणा h3। किसी भी त्रिभुज का बेस, बेस मतलब साइड, बेस मतलब साइड, भुजा ए को बेस मानूंगा तो ये हाइट h1 है, बी को बेस मानूंगा ये हाइट h2 है, सी को बेस मानूंगा ये हाइट h3 है, सी को बेस मानूंगा ये हाइट h3 है। तो किसी भी त्रिभुज में भुजा और उसके ऊपर हाइट, भुजा उसके ऊपर हाइट, भुजा सी उसके ऊपर हाइट की जो गुणा है वो कांस्टेंट आएगी, चाहे आप कहीं से भी करो, चाहे आप ए की h1 में गुणा करो, बी के h2 में गुणा करो, सी के h3 में गुणा करो, ये बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा? ट्राइंगल के एरिया का दुगना। और ट्राइंगल का एरिया फिक्स होता है मेरे प्यारे भाई, एक कांस्टेंट नंबर आएगा बच्चों। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आया है। अच्छा एक बात बताऊं, यानी कि दो संख्याओं की गुणा अगर फिक्स है ना, अगर दो संख्याओं की गुणा फिक्स है मेरे प्यारे भाई, तो अगर यहां से मैं ट्राइंगल की हाइट का रेशियो निकालू ना, h1 h2 h3 का, अगर मैं यहां से ट्राइंगल की हाइट का रेशियो निकालूंगा h1 h2 h3 का, तो साइड का उल्टा होगा। देखो चलो, अगर मैं यहां से h1 निकालता हूं, h1 क्या आएगा? 2 ऊपर जाएगा, 2 डेल्टा बटे a1, ये आएगा h1 का मान। भाई यहां से अगर सपोज मैं h1 निकालता हूं, दो की यहां गुणा होगी डेल्टा में, a आएगा नीचे, a नीचे आएगा 2 डेल्टा बटे h2 क्या आएगा भाई? दो की यहां गुणा होगी डेल्टा में, b आएगा नीचे 2 डेल्टा बटे b। ये h3 क्या आएगा? 2 इधर गुणा कर दो, 2 डेल्टा बटे सी आएगा मेरे भाई। जब मैं रेशियो लूंगा 2 डेल्टा 2 डेल्टा 2 डेल्टा कट जाएगा, 2 2 डेल्टा कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। यानी कि किसी ट्राइंगल की हाइट का जो रेशियो है वो ट्राइंगल की साइड के रेशियो का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। किसी भी त्रिभुज की हाइट का रेशियो साइड के रेशियो का उल्टा होता है। भैया त्रिभुज का एरिया डेल्टा बराबर है 1/2 a गुणा h1। अगर यहां से h1 का मान निकालूंगा तो कैसा आएगा? 2 की ऐसे डेल्टा में गुणा करो, a नीचे आएगा, h1 आएगा 2 डेल्टा बटे a। ऐसे ही अगर त्रिभुज का एरिया 1/2 b गुणा h2 है, यहां से h2 निकालूंगा, h2 क्या आएगा? 2 की यहां गुणा करो डेल्टा में, b नीचे 2 डेल्टा बटे b।
सी आएगा 2 डेल्टा/H3 सी। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं तो 2 डेल्टा कट जाएगा, क्या बचा 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। यानी कि किसी भी त्रिभुज की हाइट का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो का उल्टा होता है। अगर सपोज आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो उन तीनों भुजाओं के ऊपर जो हाइट होगी, हाइट का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, वो साइड के रेशियो का उल्टा होगा। यानी कि एक बात सुना, अगर किसी त्रिभुज की भुजा बड़ी है तो उसके ऊपर हाइट छोटी आएगी। भाई हमें इन दो संख्याओं की गुणा फिक्स नंबर लाना है। ए की H1 में गुणा करो, बी की H2 में गुणा करो, सी की H3 में गुणा करो, फिक्स नंबर आना है। अगर किसी त्रिभुज की सपोज भुजा बड़ी है तो हाइट उसकी छोटी होनी चाहिए। अगर भुजा छोटी है तो उसके ऊपर हाइट बड़ी होनी चाहिए, तभी तो गुणा करके बराबर आ पाएगा। चलो मैं एग्जाम्पल से, चित्र से समझाता हूं। जैसे भाई हमने आपके सामने ये त्रिभुज बनाया, मैंने बच्चों आपके सामने ये त्रिभुज बनाया, देख पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर हम देख पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, हमने त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, ये वाली भुजा मेरे प्यारे भाई इस त्रिभुज में सबसे बड़ी है, ये वाली भुजा। अगर मैं इस भुजा के ऊपर हाइट देखूंगा तो ये इतनी सी हाइट आएगी, ये इसकी हाइट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यानी कि भुजा बड़ी है तो ये इसकी हाइट आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। भुजा बड़ी है तो ये हाइट आ गई, आ गई। अब इस ट्राइंगल में ये वाली साइड सबसे छोटी, ये वाली भुजा सबसे छोटी है तीनों भुजा में, दिख रहा है ना, चित्र से दिख रहा है ये सबसे छोटी है। अगर इसके ऊपर हाइट निकालें तो इसकी हाइट, इसके ऊपर हाइट ये आएगी, इसके ऊपर जो हाइट है मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री ये आएगी। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि भुजा बड़ी है तो उसके ऊपर हाइट छोटी आ रही है। अगर भुजा छोटी है तो उसके ऊपर जब हाइट खींच रहे हैं तो हाइट बड़ी आ रही है। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज की भुजा और उसके ऊपर हाइट का प्रोडक्ट, साइड बेस और हाइट का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहना चाहिए। सेम कब होगा? दो संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, दो संख्याएं हैं, किसी भी त्रिभुज में बेस और हाइट का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। सेम कब आएगा? अगर एक संख्या को बड़ा करते हैं दूसरी संख्या को छोटा करना पड़ेगा। भाई हमारे देश में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर होगा तो दूसरा गरीब होगा मेरे भाई, एक गरीब होगा दूसरा अमीर होगा। समझ में आया? अगर बेस छोटा होगा तो हाइट बड़ी होगी मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? क्लियर है? हर तरीके से मैंने समझाया, मैथमेटिकली भी डायग्राम से भी। ये सारा कॉन्सेप्ट है, इसे को ही बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन बेसिक का भी बेसिक होता है मेरे भाई, जो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है। हम 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, 9th क्लास का पढ़ रहे हैं, लेकिन 9th क्लास का सिलेबस पढ़ने के लिए भी 2nd क्लास का तो आना चाहिए ना। ये त्रिभुज का बेसिक है मेरे प्यारे, लेकिन इसको समझने के लिए भी इंसान के पास एक सर्टेन आईक्यू, वो क्षमता, थोड़ी बहुत दिमाग, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल खोखला आदमी भी ये बेसिक नहीं समझ सकता। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि पहले अर्थमेटिक पढ़ लूंगा तो ये समझ जाएगा, तो ये बहम भी बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। अर्थमेटिक बिल्कुल अलग है, एडवांस मैथ बिल्कुल अलग है। अर्थमेटिक कितना भी पढ़ लो एडवांस मैथ मजबूत नहीं होगा, एडवांस मैथ कितना भी पढ़ लो अर्थमेटिक मजबूत नहीं होगा। दोनों बातें एकदम अलग हैं एक दूसरे से, और दोनों का ही आज के पेपर में, चाहे एसएससी ले लीजिए चाहे रेलवे, 50-50% आधी आधी औकात है। आधे बच्चों का तो हमारे यहां सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो केवल अंक गणित पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको आसान लगता है, और पेपर में तो एडवांस मैथ भी आता है, वो उनसे होता नहीं है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे गणित में पूरे नंबर ला ही नहीं पाते, क्योंकि वो केवल वही चीज पढ़ते हैं जो उनको आसान लगती है। जबकि पढ़ना सब कुछ है, सब कुछ ही आसान है, बस समय आपको देना पड़ेगा। तो किसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 बेस होते हैं, 3 बेस के ऊपर 3 हाइट होंगी। बेस गुणा ए गुणा H1 बराबर बी गुणा H2 बराबर सी गुणा H3 कांस्टेंट नंबर आएगा। किसी भी त्रिभुज में बेस और उसके ऊपर हाइट की गुणा करने पर सेम आएगा। भाई क्योंकि 2 डेल्टा, व्हाट इज 2 डेल्टा? दिस इज ए कांस्टेंट, ये त्रिभुज के एरिया का दुगुना है। किसी भी त्रिभुज का एरिया फिक्स होता है, निकालने के तरीके बदलेंगे। त्रिभुज का एरिया, एरिया तो फिक्स ही रहेगा ना भाई। हाइट का जो रेशियो होता है वो त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। अगर भुजा बड़ी है तो उसके ऊपर हाइट छोटी आएगी, भुजा छोटी है तो उसके ऊपर हाइट बड़ी आएगी। समझ में आया? क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या?
चलो अब हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1। 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे बेसिक सवाल, ये पूरे मेंसुरेशन चैप्टर का सबसे बेसिक सवाल है। इससे नीच सवाल पूरे मेंसुरेशन में नहीं बनता है। कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इस सवाल को करने के लिए, कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बताया क्या पूछा है, ट्राइंगल का एरिया। भाई आपको ट्राइंगल का बेस दिया है आधार, ट्राइंगल की ऊंचाई दी है, तो किसी भी ट्राइंगल का केवल एक बेस और उसके ऊपर हाइट पता हो ना, सबकी पता करने की जरूरत नहीं। कोई भी त्रिभुज का बेस, एक बेस और एक उसके ऊपर हाइट पता हो तो ट्राइंगल का एरिया, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेस 21.4 है और हाइट मेरे प्यारे भाई 15.5 है, तो त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। देखो आजकल एग्जामिनर बहुत सिंपल चीजें नहीं पूछता, यहां भी कैलकुलेशन है। आंसर दशमलव में बताना है, दशमलव के एक स्थान तक लगभग बताना है। 2 से 21.4 काटेंगे तो 10.7 चलाएगा। अब देखिए गुणा करनी है आपको 15.5 की, जैसे गुणा करनी है 10.7 में। गुणा करना भी एक मुश्किल काम है आज की जनरेशन के लिए, तो गुणा करने का आसान तरीका क्या है, जैसे 10.7 है, 10.7 को ऐसे ब्रेक कर लिया करो, 10 प्लस 0.7 ही होता है बेटा। 10.7 का मतलब है 10 अलग और 0.7 अलग। इसकी हमें गुणा करनी है 15.5 में, 15.5 में गुणा करनी है बच्चों, समझ आया? तो 15.5 की 10 में गुणा करो 155, ऐसे होती है गुणा। गुणा हमेशा ब्रेक करके करा करो, प्लस 15.5 की 0.7 में गुणा करो, तो ये आसानी से हो जाएगा। है भी 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35, 3 38 का 8 हासिल 3, 7 एकम 7, 3 10। दशमलव आएगा यहां पे एक और एक 2 डिजिट के बाद, तो ये आएगा 155 और 10 165.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पूरी गुणा करके बता दी। ये त्रिभुज का एरिया आएगा। अब इसके करीब में क्या है, 165.85 है। इसके नजदीक में ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इसके सबसे ज्यादा नजदीक है 165.9। आंसर दशमलव के एक स्थान तक बताना है, तो 165.85 को नजदीक में 165.9 लिख दिया इसने। आ गया समझ में? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के समय में सवाल तो वही बेसिक आएगा, बेसिक फॉर्मूला पे, लेकिन हर जगह एग्जामिनर यह चाहता है कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन बच्चों को दी जाए उतना बढ़िया। आइए अगला सवाल करेंगे, ये बताओ। इसी तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझाया फिर सवाल, पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट की हैसियत से होगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया बेसिक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम इसी पर 7-8 सवाल करेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उस पर सवाल करेंगे। चलो बच्चों ये बताइएगा, ये सवाल जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है 2023 में। एक त्रिभुज का एरिया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट साइड इज 28 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की एक साइड की लंबाई 28 है। What the length of perpendicular? What is the length of perpendicular line segment drawn to this side of this triangle from the opposite vertex? हिंदी में पढ़ेंगे। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखा खंड की लंबाई क्या है? बच्चे डर जाते हैं ना इतनी हैवी सब सुन के। से आपके पास एक त्रिभुज है, मैं ऐसे बना लेता हूं, ये त्रिभुज है मेरे भाई आपके सामने, ये मैंने बना लिया। इस त्रिभुज का एरिया आपको बताया गया है 182। बोला इस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर, कैसा भी बना लीजिए। बोला त्रिभुज की इस भुजा पर, इस साइड पर विपरीत शीर्ष, इस भुजा के विपरीत शीर्ष अपोजिट वर्टेक्स से इस भुजा पर खींचे गए लंब, लंब का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री के कोण पर मिलती है। देखो इससे हम ट्राइंगल की हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप भी कहते हैं, तीनों नाम लिख लीजिए।
क्या है बेटा? इसे हम त्रिभुज का एल्टीट्यूड भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं ऊंचाई या शीर्ष लंब। हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। शीर्ष से इस भुजा पर खींचा गया लंब। लंब मतलब एक ऐसी लाइन जो यहां 90 डिग्री के सीधे कोण पर मिले। ठीक है जी। तो आपको त्रिभुज का एरिया दिया है, बेस दिया है, सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर खींचे गए परपेंडिकुलर ड्रॉप यानी कि हाइट पूछी है, विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई यानी कि इस त्रिभुज की हाइट पूछी है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 182। त्रिभुज के एरिया बराबर 1/2, बेस 28 है, और इस भुजा पर आपको हाइट पूछी गई है जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। अब 2 से 28 आपका 14 बार जाएगा बेटा। 14 से कटेगा, 14 कम 14 है 4, 14 तिया 42, 13 आ गया। तो हाइट जो आ गई इस त्रिभुज की वो 13 आ गई मेरे दोस्त, और ये आंसर है बी ऑप्शन। ऐसे ही सवाल है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। आप एमटीएस का पेपर दीजिए, जीडी का पेपर दीजिए, प्री का पेपर दीजिए, आपको खूब सारे सवाल ऐसे मिलेंगे। आगे आओ बच्चों। एक ट्राइंगल की हर जगह डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र हम तभी बनाएंगे बेटा जब जरूरत होगी, बेवजह चित्र नहीं बनाना है। एक ट्राइंगल की दो साइड 12.8 मीटर 9.6 मीटर है। यदि ट्राइंगल की हाइट 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाली भुजा के संगत है, तो 12.8 मीटर वाली भुजा की संगत ऊंचाई क्या होगी? देखो, एक ट्राइंगल की दो साइड दी है, एक साइड 12.8 मीटर है, दूसरी 9.6 मीटर। एक ट्राइंगल की दो साइड दी हुई है, दो साइड। अब सवाल में यह बोला है कि 12 मीटर की जो साइड है, 12 मीटर की जो साइड है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ट्राइंगल की दो साइड है, एक 12.8 मीटर, एक 9.6 मीटर। 9.6 मीटर के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो 12 मीटर है, यानी कि 9.6 मीटर वाली भुजा पर जो हाइट है उसके ऊपर वो 12 मीटर की है। तो आपसे पूछा है 12.8 मीटर की साइड के ऊपर हाइट क्या होगी? 12.8 मीटर वाली भुजा की करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? हर भुजा की अपनी हाइट होती है मेरे प्यारे भाई। किसी भी ट्राइंगल में 3 बेस होते हैं, 3 बेस के ऊपर 3 हाइट होती है। मैंने आपको समझाया है मेरे प्यारे भाई, यहां देखिए, ये समझाया, पहले चित्र में समझाया है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही समझाया आपने। अब कैसे निकालेंगे? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि किसी भी ट्राइंगल में बेस और उसके ऊपर हाइट की गुणा सेम रहनी चाहिए, बेस गुणा हाइट सेम आएगा। तो भाई हमारा बेस है 12.8 मीटर, 12.8 मीटर के ऊपर हाइट आपको निकालने, मैंने मान लिया कि इसके ऊपर हाइट एच है, मान लिया 12.8 मीटर वाली भुजा के जो करस्पॉन्डिंग हाइट है, इसके ऊपर की जो हाइट है एच है। सवाल में दिया 9.6 मीटर, 9.6 मीटर वाली भुजा के ऊपर की जो हाइट है वो 12 मीटर है। 9.6 मीटर वाली साइड के ऊपर की जो हाइट है 12 मीटर, तो बराबर कर दिया बेस गुणा हाइट को। देखो इससे जाएगा, ये तो मेरे भाई 32 से जाएगा, 32 तिया 96, 32 चौका 128, 4 से 12 कट गया 3 बार, यानी कि 3 तिया 9 मीटर। 9 मीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा, आपको करना तो पड़ेगा, वन लाइनर सवाल है, बी ऑप्शन 9 मीटर। आगे समझ में? आप बोलोगे यस सर आया है। बताइए, सवाल नंबर है चौथा। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से बाहर की चीजें नहीं लगेंगी। एसएससी जीडी 2024 का सवाल, टीयर 1। करो बच्चों। केशव, दिखाना एक बार कमेंट, देखो जरा कितने भड़बड़ा रहे हैं। जीडी का सवाल है बच्चों, करके बताओ जल्दी से। क्या?
मैं देखूं जरा, हाउ मच टॉर्चर दे आर डूइंग। तो ये न्यू चैप्टर क्यों है? सर हम चैप्टर वाइज क्विज कहां से लगाएं? बिल्कुल सही, ये अच्छी बात पूछी आपने। चलो दोस्त मैं बता देता हूं, हमारी एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, अगर आपको नहीं पता है। हमारी एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, आप यहां पे जाइएगा, टेस्ट रैंकिंग डाउनलोड कर लीजिएगा या वेबसाइट पे अकाउंट बना लीजिएगा। अब देखिए टेस्ट ना दो तरीके होते हैं, एक होते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, एक होते हैं एग्जाम के मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जब आप जाओगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के अलग, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओपन कर लीजिए। सपोज आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो देखिए टेस्ट दो तरीके से होते हैं मॉक टेस्ट। एक होते हैं प्रीवियस के टेस्ट, जो ऑलरेडी प्रीवियस में आए हैं सवाल। तो प्रीवियस के ये अकेली भारत की ऐसी एप्लीकेशन बता रहा हूं, अकेली भारत की ऐसी एप्लीकेशन है, अकेली, जिसमें पिछले 5 साल के टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे, पिछले 5 साल के। और नए टेस्ट जो है, जो नए टेस्ट है प्रीवियस के अलावा, जो नए क्वेश्चन है, वो आपको 99 में इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, 99 में, उन्हें आप बाई कर सकते हैं। अब चैप्टर वाइज टेस्ट आपको लगाने, तो फ्री टेस्ट में जाना पड़ेगा। जो यहां देख रहे हैं बूस्टर बने हुए हैं, आप मैथ्स बूस्टर में जाओ, ये अलग अलग चैप्टर, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, तो मेंसुरेशन के 8 चैप्टर वाइज टेस्ट पढ़े हुए हैं। एक टेस्ट में 25 सवाल हैं और 25 मिनट का टाइम है, 50 क्वेश्चन का होगा मेरे भाई। अब यहां पे 8 टेस्ट है, चैप्टर वाइज है, केवल डाउनलोड करके आप लगा सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? तो यहां पे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने एसएससी के डाल रखे हैं, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल का, उसके बाद अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, उसके टेस्ट भी लगा दिए। रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके टेस्ट भी लगा दिए मेरे भाई। यूपी पुलिस के टेस्ट हैं आपको, आरपीएफ कांस्टेबल के, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई है तो उसकी भी टेस्ट है यहां पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो बताओ, जीडी के पेपर का सवाल है, एक ट्राइंगल का एरिया, मैं परेशान हो चुका हूं भाई। यार ऐसे बच्चे क्यों हैं? एक बच्चे का डाउट है, सर इस चैप्टर का नाम क्या है? अब मैं उसको क्या जवाब दूं भाई? आई एम वेरी परेशान। अर्थमेटिक भी बहुत जल्द शुरू होगी। ठीक है जी, चलो, एक ट्राइंगल का एरिया 1470 है, इस ट्राइंगल का बेस उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट का 3/5 है। ट्राइंगल की हाइट क्या होगी भाई? मैंने मान लिया कि एक ट्राइंगल की हाइट h है। सवाल में ये लाइन पढ़ो, ये लाइन सबसे खास है, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 3/5 ऑफ द हाइट करस्पॉन्डिंग टू दैट बेस। एक ट्राइंगल का बेस, उसके ऊपर हाइट का 3/5 है, यानी कि अगर मैंने हाइट h माना है, ट्राइंगल की हाइट h माना है, तो बेस है 3/5 गुना है, 3/5 h है। ट्राइंगल का जो बेस है वो 3/5 h है। ठीक है, तो त्रिभुज का जो आधार है वो त्रिभुज की ऊंचाई का 3/5 है। अगर त्रिभुज की ऊंचाई h है तो बेस जो है 3/5 h है। तो आप मुझे बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? ट्राइंगल का एरिया 1470, ट्राइंगल का एरिया बराबर 1/2 बेस गुणा हाइट। तो ट्राइंगल का बेस है 3/5 h, ये त्रिभुज का बेस आ गया, 1/2 बेस गुणा हाइट, हाइट आपका h आ गया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, फॉर्मूला लगा दिया।
अब 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 3 चौक 12 और ये 3 हम 27, 490, ये 2 पंजे 10 है, 10 की यहां गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 4900, 4900 बराबर h गुणा h स्क्वायर। तो आप दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए। अब 49 का अंडर रूट 7 आएगा, 100 का अंडर रूट 10 आएगा, तो यहां पे जो हाइट आएगी वो 70 सेंटीमीटर आ जाएगी, डी ऑप्शन 70। कर लोगे? ठीक है बच्चे, आइए आगे चलते हैं। बताओ, सवाल है आपके सामने 5 जो CHSL 2021 के प्री के पेपर में आया है, प्री के पेपर में, बताइए। एक ट्रायंगल के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। ट्रायंगल का एरिया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके बेस की लंबाई बताओ। बताइए बच्चों, एक ट्रायंगल के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। ट्रायंगल का एरिया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके बेस की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल में जो चीज आपसे पूछे आता है ना, उस पे ध्यान दिया करो। सवाल में यहां पे बेस की लंबाई पूछा है, बोला है एक ट्रायंगल के बेस की जो लंबाई है हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, एरिया 104 है। आपसे पूछा बेस की लंबाई क्या होगी। मैंने मान लिया कि ट्रायंगल के बेस की लंबाई x मान लेते, x मान लो, b मान लो, जो आपको पसंद आए। मैंने मान लिया कि ट्रायंगल के बेस की जो लंबाई है, आधार की लंबाई x है, ये मैंने x मान लिया। बोलो। अच्छा, एक बात समझे, बोला है ट्रायंगल के बेस की जो लंबाई है वो हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब ट्रायंगल की हाइट क्या आ जाएगी भाई, -3 इधर आ जाएगा, ये -3 इधर आएगा, 3 + x, यानी कि ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो x + 3 होगी कि नहीं होगी मेरे भाई। भाई साहब, मैं आपसे कहता, ये सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल का बेस हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, बेस जो है हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं इस बात को उल्टा कहूं तो क्या हो जाएगा, उल्टा ये हो जाएगा कि हाइट बेस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, हाइट बेस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, यही हो जाएगा उल्टा। बोलो, अगर बेस जो है वो हाइट, बेस जो है हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब हाइट जो है वो बेस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर मैं बेस x मानता हूं तो हाइट हो जाएगी x + 3। अब ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा मेरे भाई 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस x है, x ही आपको निकालना है, हाइट है x + 3, बराबर आ गया बच्चों 104। राइट साइड में ट्राइंगल का एरिया 104 आ गया, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाइयों, अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, जिसे आप बचपन में करते आए हो, द्विघात समीकरण। लेकिन मेरे भाई, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें जो है केवल सवाल नहीं सॉल्व करना, हमें सवाल जल्दी सॉल्व करना सीखना है। और जल्दी मेरे प्यारे भाई सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप दिमाग लगाओगे। हमें एक्स का मान ही तो निकालना है, या तो आप x का मान इसको सॉल्व करके निकालो, जो मैं आपको अलजेब्रा में निकालना सिखाई दूंगा, या फिर हमें x का मान ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहां जब हमें कुछ ज्यादा ही सॉल्व करना पड़े तो हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन जो हैं ये केवल टिक करने के लिए नहीं होते, ऑप्शन का इस्तेमाल जल्दी आंसर निकालने के लिए भी होता है मेरे भाई। आप यहां अपनी मर्जी से ऐसे ऑप्शन रख के चेक करो, ऐसी वैल्यू, भाई ऐसी वैल्यू जो यहां रखने पर 104 आ जाए वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ऐसी वैल्यू रखने पर जो 104 आ जाए, जो सेटिस्फाई कर जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। 104 में 13 आता है, 13 8 104, तो सबसे पहले 13 वाला चेक करते हैं। अगर सपोज मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन 13 सही है, यहां रखो, एक्स की जगह 13 रखो, 13 13 + 3 हो जाएगा 16, 2 से 16 8 बार जाएगा, 13 × 8 104, सेटिस्फाई कर गया। x बराबर 13 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो रही हैं, तो यही बेस x की वैल्यू आ जाएगी 13। हमें सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से ऐसे सवालों को उड़ाना है, ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आई होगी, ये बात आगे चलेगा। सवाल नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, बताओ।
ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में 2023 में, जीडी के पेपर में। बताइए, गजब का सवाल है। अगर आपने ये सवाल बता दिया तो आप वाकई में हीरो आदमी है। करना करो बच्चों, इस सवाल को खुद सोच के मुझे बताओ पहले। करो। एक ट्रायंगल का बेस इसकी हाइट का 3 गुना है। खेत को 24.4 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से जोतने की लागत 448.35 रुपए है। तो इसकी हाइट कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल, गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई। इस सवाल को समझने के लिए आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में कहा गया है एक ट्रायंगल का जो बेस है इसकी हाइट का 3 गुना है। एक ट्रायंगल का बेस है, इसकी हाइट का 3 गुना, यानी कि ट्रायंगल की हाइट अगर h है, हाइट ही पूछा है ना, त्रिभुज की हाइट पूछा है। मान लीजिए ट्रायंगल की हाइट अगर h है तो इसका बेस 3 गुना है, आधार 3h है, यही बोला है पहली बात। दूसरा, अगर भाई हम इस खेत को जोते, मान लीजिए कि भाई ये आपका ट्रायंगुलर खेत है। अगर हम इस खेत को जोतने जाएंगे भाई, अभी खेत में ट्रैक्टर चलवाएंगे, इस खेत में पूरे को जोतेंगे, तो इस खेत को जोतने का खर्चा आता है 448.35 रुपए। कितना खर्चा आता है इस खेत को जोतने का? 448.35 रुपए का खर्चा आता है पूरे खेत को जोतने का टोटल। अगर मैं इस पूरे खेत को जोतता हूं तो टोटल खर्चा आता है 448.35 रुपए का, जबकि खेत को जोतने का खर्चा है 24.4 रुपए पर हेक्टेयर की दर से। कॉस्ट कितना है जोतने का? 24.4 रुपए पर हेक्टेयर। कल की क्लास में बताया था, कल की ही क्लास में बताया था 24.4 रुपए पर हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को जोतने का खर्चा 24.4 रुपए है। अगर हम 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को जोतेंगे तो 24.4 रुपए का खर्चा आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर को जोतने का खर्चा क्या आएगा? 24.4 को 10,000 से भाग दीजिएगा मेरे भाई। 24.4 को 10,000 से भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऐसे लिख लो, 24.4, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4 होता है, डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -4 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ये खर्चा है। देखो मेरे भाई, अगर आप कभी गांव में गए हो या गांव में रहते हो तो आप अगर खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर बुलाते हो तो ट्रैक्टर वाला पहले बोल देता भाई साहब अपने, कैसे, ट्रैक्टर वाला पहले पूछता भाई साहब ये बताओ आपका खेत कितने मीटर स्क्वायर का है, आपके खेत का एरिया कितना है, खेत का एरिया कितना है, नहीं है? खेत के एरिया के हिसाब से तो खेत जोता जाएगा।
तो वो पहली बता दिया कि भाई साहब मेरा खेत जोतने का जो रेट है, आप मान लीजिए मान लीजिए कि आपने खेत जुतवाने के लिए ट्रैक्टर बुलाया। ट्रैक्टर वाला बोला कि भाई साहब मैं जो खेत आपका जोतूंगा 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जोतूंगा, इसे बोलते हैं रेट। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब यह है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का खेत जुतवाना है आपको, अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर जुतवाना है तो 2 रुपए का खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे ट्रैक्टर चलवाना है तो 2 रुपए का खर्चा आएगा। 2 रुपए पर का मतलब प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपए आएगा। ट्रैक्टर वाले ने यह बोला, ठीक है भाई। आपके पिताजी ने ट्रैक्टर वाले को 480 रुपए दिए, टोटल 480 रुपए। तो मुझे इस क्लास में कोई यह बताने वाला है क्या कि आपके पिताजी ने कितने खेत पे ट्रैक्टर चलाया, खेत का एरिया कितना था? क्या आप ये बता सकते हो? अगर ट्रैक्टर वाला यह कह रहा है कि मैं तो 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का 2 रुपए लूंगा, और आपके पिताजी ने पूरा खेत जुतवा के पूरा काम करवा के 480 रुपए दिए, तो कितने एरिया पे ट्रैक्टर चलवाया? तो भाई टोटल को डिवाइड कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर के। 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 480 रुपए का खर्चा कितने मीटर स्क्वायर पे आएगा? बोलो। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 2 रुपए का खर्चा आ रहा है 1 वर्ग मीटर पे, तो 480 रुपए का खर्चा कितने एरिया पाएगा? डिवाइड करो, 480 को 2 से काट लेंगे, 240 मीटर स्क्वायर, यानी कि खेत का जो एरिया आएगा 240 मीटर स्क्वायर आएगा। टोटल को 1 वर्ग मीटर के खर्चे से भाग करना है। अगर 1 वर्ग मीटर पे 2 रुपए का खर्चा आ रहा है तो 480 रुपए का खर्चा आएगा बटे 240 मीटर स्क्वायर एरिया पे। यहां भी आपको यही करना है भाई। टोटल खर्चा है 448 पॉइंट, किधर गया, सॉरी, 448.35 रुपए का। जबकि खेत, अच्छा सवाल है बेटा, मजाक में मत लेना, खेत को जोतने का कॉस्ट है 24.4 रुपए पर हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000, ये पर का मतलब होता है बटे, बटे 10,000। देखो अगर कोई भी संख्या बटे में, जैसे आपके सामने लिखा है 1/a⁻n, तो हम इसको लिखते हैं a⁻−n, ऐसे लिखते हैं। अभी बटे 10,000 है, 10,000 का मतलब होता है 10⁻4, 10 की 4 बार गुणा। इसको मैं 10⁻⁻4 करके लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? तो यहां पे जो बटे 10,000 था उसको मैंने लिख दिया 10⁻⁻4, क्योंकि बटे में था बेटा, बटे में था। पर का मतलब बटे, बटे में था। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ आया है। तो 24.4, यानी कि खेत जोतने का जो खर्चा है वो 1 मीटर स्क्वायर का इतने रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का इतने रुपए खर्चा है खेत जोतने का। अगर कुल खर्चा 448.35 आया कुल खर्चा, तो आपने कितने खेत को जोता होगा? डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 24.4 गुणा 10⁻⁻4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, डिवाइड। ये एरिया आ जाएगा। यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहां 1 अंक है, तो 1 जीरो बढ़ा लो, जिससे 2 डेसिमल और 2 डेसिमल कट जाए, ये कट जाए मेरे प्यारे भाई। 244, अब देखो 244 61 से कटता है, 61 से कटता है ना, 244 नीचे आ रहा है, 244 का मतलब 4 से कटने वाला, 4 6 24, 4 एकम 4। 61 एक सड़ा हुआ नंबर है, 61 इज ए सड़ा हुआ नंबर, सड़ा हुआ मतलब प्राइम नंबर। 61 किसी से नहीं कटता, तो 61 से जरूर जाना चाहिए। 61 से जाएगा 40 बार। 61 से कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 8 एकम 8, 7 बार। 61 से जाएगा 7 बार। 61 से काट रहा हूं, पहाड़ा तो याद होगा 61 का, 61 का 7 गुना 427, 427 के बाद बचेगा 21, 213, तो 61 जाएगा मेरे प्यारे में 3 बार, 3 बार जाएगा 61, 183, 183 के बाद 213 है तो कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा, 30 बच जाएगा, 305, 61 पंजे 305 ही आएगा। ये आगे आप बोलोगे हाँ सर 735 बार, ऊपर नीचे 61 से काट लिया, काटना पड़ेगा। अगर आप नहीं काट सकते तो आपसे नहीं होने वाला सवाल, कैलकुलेटिव सवाल है। आप ये समझो, आप ये सोचो कि पेपर में केवल ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे सवाल, तो ये आपकी गलत फहमी है। हाँ ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन पेपर में इतने कैलकुलेटिव सवाल भी आते हैं, और हम कोई भी टाइप पढ़ेंगे तो उस पर आसान, मॉडरेट, डिफिकल्ट एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये बैच प्री प्लस मेंस है। ऐसा नहीं कि प्री के सवाल मैं आपको पहले करा दूं मेंस के बाद में, ऐसा नहीं चलेगा। कोई टाइप पढ़ रहे हो उस पर आसान, डिफिकल्ट, मॉडरेट सब एक साथ होगा, चाहे तुम्हारी लंका लग जाए, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है।
यह है मेरे भाई 61 से काटा 61 को कि आप कहो सर आपको कैसे पता चला 61 से कट रहा है, ये नंबर तो 4 से कट रहा है, इतना तो पता चल रहा है 24 भी और 4 भी, और 4 गुणा 61 हो गया ये। 61 तो आगे नहीं कटता किसी से, 61 किसी पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, तो इसलिए मैंने 61 से काटा। 61 सत्ते है भी मेरे प्यारे भाई 427 बचा, 21 टू 13 61 दिया 183 बचा यहां पे 30, 61 पंजे 305, 735 बटे 40 हो गया। ये एरिया आ गया, ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया 735 बटे 40, और ये 10 की पावर -4 जो है ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा ये ना। 1 बटे ए की पावर अगर -n है तो ये ए की पावर n होता है, बचपन में पढ़ा बेटा 5वीं क्लास में। 10 की पावर 4 हो गया जी 10,000, 10 की पावर 4 10,000, ये आ गया मेरे भाई मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका खेत का एरिया, ट्रायंगुलर खेत का एरिया आ गया, ये खेत का एरिया। टोटल को 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बोला ट्रायंगल का जो आधार है हाइट का 3 गुना है, यहां पे मैंने हाइट 3x माना है, हाइट 3 h माना है, तो बेस 3h है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट। ये आ गया मेरे भाई, ये आ गया समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही समझ में, 1/2 बेस गुणा हाइट। अब देखो काटना है, बस काटना ही है। 2 से 40 20 बार, 20 से मेरे प्यारे भाई ये 500 बार काटना पड़ेगा। 3 से काटे, 3 से कितना जाएगा, 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 1, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 200 h गुणा h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 245 गुणा 500। 245 की अगर 500 में गुणा करें तो 9600, गड़बड़ कर दी क्या हमने, 240 20 बार, 0 से 0 ये 500 बार, 3 से जाएगा 720 और 15, नहीं 245 गुणा 500 हो गया, ठीक है भाई, 245 इंटू 500, तो कितना आ जाएगा मेरे पे, 5 से गुणा कर देंगे 1200 और 25, 1225 आ गया, तो 1225 00 क्या आया। अब दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 1225 का अंडर रूट क्या होता है 35, याद होना चाहिए। मैंने अगर आपको अपनी कैलकुलेशन सुधारनी है तो 1 से लेके 30 तक पहाड़े याद करो, 1 से लेके 50 तक के वर्ग याद करो, 1 से लेके 25 तक के क्यूब याद करो। ये लिख लो अपनी कॉपी में, होली की छुट्टियां करना। पहले 1 से लेके 30 तक टेबल याद करो, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद करो, 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के क्यूब याद करो, और थोड़ी बहुत दशमलव का जोड़ घटाना सीख लो। सेकंड क्लास की कोई किताब होगी, कोई छोटा बच्चा होगा घर में, या छोटे बच्चे से पढ़ लेना, आपको पढ़ा देगा वो दशमलव की कैलकुलेशन कैसे होती है। आपको याद होना चाहिए कि 25 का वर्ग 625 होता है, 35 का वर्ग 1225 होता है, तो हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, h स्क्वायर है ना अंडर रूट, नीचे ये डबल जीरो यानी कि 100 का अंडर रूट 10, 1225 का अंडर रूट 35, तो हाइट यहां पे आएगी 350 मीटर, 350 मीटर, बी ऑप्शन ये हाइट है। ठीक है, ये सवाल जीडी के पेपर में आया था। मैं आपको बताता चलूं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमारा यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, यूपी कांस्टेबल का लीक होने के बाद री एग्जाम, उसमें भी आया था, सेम टू सेम सवाल मैंने यूट्यूब पे करवाया है। तो यानी कि आपको इस लेवल तक जाना है, आपको मेरे प्यारे भाई यहां पे ये है बेसिक लेवल, नीच लेवल जिसे कहते हैं, जिसे ये वो सवाल है जिसे 90% फॉर्म भरने वाले बच्चे करके आएंगे पेपर में, और ये वो सवाल है जिसे मात्र 10% बच्चे ही फॉर्म भरने वाले पेपर में सही करके आएंगे, बाकी से नहीं होगा। तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है, आप अगर कोई भी टाइप पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स चाहे इंग्लिश चाहे रीजनिंग चाहे जीएस, कुछ भी पढ़ रहे हो, इस तरीके से पढ़ो कि मैं ये चीज पढ़ रहा हूं, मुझे प्री का कंटेंट मेंस का कंटेंट एक साथ पढ़ना है, मैं टाइप पढ़ रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट पे जितनी भी बातें होती हैं मैं सब कुछ पढ़ूंगा, चाहे वो आसान हो, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे बहुत डिफिकल्ट हो, चाहे मेरी लंका लग जाए, चाहे मेरी दिमाग की नस फट जाए, पर मैं एक बार में पढ़ूंगा। परेशानी होगी ऐसे,
परेशानी होगी, लेकिन उस परेशानी को सह सह के ही आदमी मजबूत बनता है। यहां से यहां तक अगर सपोज लेवल है पढ़ाई का, यहां से यहां तक का, बच्चे जो तैयारी करते हैं वो यहां से केवल यहां तक की कर रहे हैं, ऊपर की तैयारी वो छूते ही नहीं है, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां तक ही टीचर पढ़ा रहा है। हम यहां से यहां तक आपको पढ़ाएंगे, उसमें समय ज्यादा लगेगा, आपको भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका उद्धार हो जाएगा बेटा, उद्धार हो जाएगा आपका। आगे चलेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, लास्ट सवाल नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन बताओ। इस टाइप का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 7। यह सवाल आप देखिए, सीजीएल 2020 के प्री के पेपर में आया है बच्चों। बोला द रेशियो ऑफ बेस ऑफ टू ट्राइंगल इज एक्स रेशियो वाई। दो ट्राइंगल है, उनके बेस का रेशियो दिया है, उनके एरिया का रेशियो दिया है। बोला है देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। करस्पॉन्डिंग का मतलब जो आपको बेस बताए गए ना, जो बेस है, उन बेस के ऊपर की जो एल्टीट्यूड है यानी कि हाइट, जो आपको बेस बताएगा उन्हीं बेस के ऊपर हाइट का रेशियो क्या होगा। ये आसान सवाल है, ये मुश्किल नहीं है। आपको पता है दो ट्राइंगल हैं अलग अलग, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया, एरिया क्षेत्रफल का अनुपात ए रेशियो बी है, और आप जानते हैं एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस गुणा हाइट। अब यहां पे आपको बताया गया दोनों ट्राइंगल के बेस का रेशियो बताया गया एक्स रेशियो वाई, क्योंकि पहले ट्राइंगल का अगर बेस एक्स है दूसरे का वाई है। मान लिया पहले ट्राइंगल की हाइट h1 है, दूसरे ट्राइंगल की हाइट h2 है, जो आपको निकालनी है। माना पहले ट्राइंगल की हाइट h1 है और दूसरे वाले की हाइट h2 है, दोनों ट्राइंगल की हाइट h1 h2 का रेशियो बताना है। आप यहां देखोगे 1/2 1/2 कट जाएगा, y की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, a की y में और ये x की b में, तो दोनों की हाइट का रेशियो क्या आएगा, ay/bx। ये दोनों त्रिभुजों की हाइट का रेशियो आएगा बराबर h1/h2। दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट, ay रेशियो bx, ये दोनों त्रिभुजों की हाइट का रेशियो आएगा, सी ऑप्शन। आगे समझ में? ठीक है जी, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से आपको इस टाइप पे काफी सारी चीजें पढ़ा दी। अब आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो फिर आपको किताब लेनी चाहिए, उस किताब में से इस टाइप के सवाल ढूंढने चाहिए और खुद करने चाहिए। सेल्फ प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। अब आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगला टाइप कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है मेरे प्यारे में राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए देखो, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल हम उसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, अरे राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एक एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण है, बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसे त्रिभुजों को ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे आएंगे मेरे प्यारे भाई। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में लिख लेंगे समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, इसे कहते हैं हाइपोटीनस। ये क्या कहते हैं? इसे हाइपोटीनस कहते हैं, हाइपोटीनियस।
हिंदी में हम इसको कहते हैं कर्ण, कर्ण। और इसे एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं, एच से, एच से। ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री बनाने वाली साइड। ये दोनों क्या हैं? 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं। आप बताओ, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं को हम परपेंडिकुलर बेस, लंबा आधार कहते हैं। यानी कि अगर ये बेस है मेरे प्यारे भाई, तो ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं को हम लेग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स या परपेंडिकुलर बेस। एक बात ध्यान समझना, किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, कैसा भी शेप का हो। अब ध्यान सुनिएगा, अगर बच्चों हाइट क्या होती है? जिस भुजा को आप बेस मानोगे, उसके सामने वाले वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री के कोण पर मिले, वही हाइट कहलाती है। अगर भाई मैं इस भुजा को बेस मानता हूं, ये बेस मानता हूं कि ये बेस है मेरे प्यार भी, ये वाली बेस है, तो इसके सामने वाला वर्टेक्स ये हो गया, ये इसके सामने वाला वर्टेक्स ये हो गया। अब इससे मेरे दोस्तों एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री कोण पर मिले। यही लाइन 90 डिग्री कोण पर मिल रही है, देखो यही मिल रहा है 90 डिग्री कोण पर, यहां 90 हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो ये वाली लाइन हाइट बन जाती है, ये लाइन हाइट बन जाती है। अगर ये बेस मानते हैं तो इसके ऊपर ये हाइट बन जाते, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और ये तीसरी भुजा है। आ गया। अब लेकिन अगर मैं इसको बेस मानता हूं, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि ये आपका बेस है, ये बेस है, ये वाली बेस, तो सामने वाला शीर्ष ये हो गया, सामने वाला वर्टेक्स ये हो गया। अब सामने वाले वर्टेक्स से ये जो है 90 डिग्री के कोण पर मिल रहा है, यानी कि ये हाइट हो जाती है। तो अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो सामने से ये 90 डिग्री कोण पर मिल रहा है। अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो सामने वाले वर्टेक्स से ये 90 डिग्री कोण पर मिल रहा है। इसको बेस मानूंगा तो ये हाइट हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे ये तीसरी भुजा है मेरे भाई। तो यानी कि इस बेस के लिए ये हाइट है, इस बेस के लिए हाइट है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है, वो है 1/2 इन दोनों की गुणा, बेस गुणा हाइट, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये है, याद रखिए, P गुणा B। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, वो है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स की गुणा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। समझ आया? आप बोलोगे यस सर आया है समझ। अब बताओ, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है हाइपोटेनस, ये तीनों में सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली होती है, जिसे हम हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं हिंदी में। पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन एक थ्योरम देके मर गया। उसने बताया किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है 90 डिग्री बनाने वाली दो साइड है, इनके स्क्वायर का सम। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर 90 डिग्री बनाने वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में इस पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से अगर आपको दो साइड पता है, दो साइड पता है, तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। दो साइड पता है तो यहां वैल्यू रख के तीसरी साइड आप निकाल सकते हो। सपोज आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा ना। अगर आपको पी निकालना है तो बी उधर चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे हो गया? अंडर रूट लेंगे। पी का मान निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा।
ऐसे ही अगर बच्चा आपको बेस निकालना है तो बेस क्या आएगा भाई, पी स्क्वायर इधर आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट ले लीजिए मेरे भाई, अंडर रूट। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं बिना कोई परेशानी के। अच्छा, अब मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ ये हाइपोटेनस क्या होगा, ये हाइपोटेनस क्या होगा, ये हाइपोटेनस क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड दी हैं तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एच स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होगा। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अब 9 जमा 16 25, 25 का अंडर रूट आ गया 5, 3 4 5। यानी कि अगर दो भुजाएं 90 डिग्री बनाने वाली 3 और 4 है तो तीसरी साइड 5 हो जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 3 4 5 क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है तो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर किसी ट्राइंगल की तीन साइड 3 4 5 हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। क्यों कि 3 4 5 ऐसी तीन वैल्यूज हैं, ऐसी तीन वैल्यूज हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 3 4 5 ऐसी तीन साइड हैं, ऐसी तीन वैल्यू हैं जो तीनों ही इंटीजर हैं। 3 4 5 ऐसी तीन इंटीजर संख्याएं हैं, ऐसी तीन पॉजिटिव संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर संख्याएं हैं। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जो दशमलव में ना हो, रूट में ना हो, ऐसी तीन पॉजिटिव इंटीजर संख्याएं, संख्याएं जो जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि इस नियम में फिट बैठती हैं, पाइथागोरस थ्योरम के इस नियम में फिट बैठती है। जो पाइथागोरस थ्योरम को, जो पाइथागोरस थ्योरम में, THEOREM थ्योरम में फिट बैठती हैं, ऐसी संख्याएं हैं। और ऐसी संख्याएं मेरे प्यारे भाई ये अकेली नहीं है। 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों साइड इंटीजर हैं, तीनों ही पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। 3 4 5 ऐसी संख्याएं मेरे प्यारे भाई, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं मेरे प्यारे भाई, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं। ऐसी संख्याओं को हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स कहते हैं, ट्रिपलेट्स। यानी कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है मेरे प्यारे भाई। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। ऐसी तीन संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि ऐसी तीन संख्याएं जिनमें
पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, ऐसी तीन संख्या जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें और समकोण त्रिभुज बनाए, उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। पर तीनों संख्या इंटीजर्स में होनी चाहिए, दशमलव में या रूट में नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। और ये ऐसी अकेली संख्या नहीं है मेरे प्यार में। मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे बच्चों ये पूछता हूं कि ये भुजा जो है 13 है, ये 5 है, मुझे बताओ ये साइड कितनी होगी, ये भुजा कितनी होगी, जल्दी से बताओ ये भुजा कितनी होगी फटाफट। ये 13 है, ये 5 है, ये कितनी होगी? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने 13, ये हाइपोटेनस है, एक भुजा 5 है, तो ये कैसे आएगा? 13 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर घटाओ, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाओ, हाइपोटेनस के वर्ग में से इस भुजा का वर्ग घटाओ। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 घटाएंगे 144, 144 का अंडर रूट आ गया 12, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये तीसरी भुजा 12 आ गई। तो ये तीनों इंटीजर है, 5, 12, 13 भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, 5, 12, 13 भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है भाई। अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड 5 है मेरे प्यारे भाई, 5 है, ये 12 है और 90 डिग्री के सामने 13 है, तो ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, तो 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट है। अगर ऐसे ट्रिपलेट आपको पहले से याद हो, अगर ऐसे ट्रिपलेट आपको पहले से याद हो, ऐसी संख्याएं पहले से याद हो जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, तो ये निकालने का टाइम आपका बचेगा कि नहीं? ये कैलकुलेशन का टाइम आपका बचेगा, आप डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट आपको कैलकुलेशन को कम करने के लिए याद करने पड़ेंगे। बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, कुछ ट्रिपलेट आपको याद करने पड़ेंगे। ये ज्योमेट्री में भी काम आते हैं, मुझे त्रिकोणमिति में भी पढ़ाने पड़ते हैं, ये मेंसुरेशन में भी काम आते हैं। ऐसे ट्रिपलेट आपको याद करने पड़ेंगे, इनका केवल एक ही मकसद है, कैलकुलेशन को कम करना। 3 ऐसी धनात्मक संख्या, 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम के इस नियम को सेटिस्फाई करते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। हां, सबसे बड़ी जो संख्या होगी, जैसे 5, 12, 13 में 13 सबसे बड़ी है, तो 13 ही हाइपोटेनियस होगा, सबसे बड़ी संख्या ही हाइपोटेनियस होगी। ऐसे ट्रिपलेट आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको समय बचाना है। ये रहे ट्रिपलेट, ये रहे ट्रिपलेट। ये रहे ट्रिपलेट मेरे प्यारे भाई। एक ट्रिपलेट मैंने आपको बताया 3, 4, 5, 3, 4, 5। दूसरा है 5, 12, 13। तीसरा है 7, 24, 25। चौथा है 8, 15, 17, 8, 15, 17। अब आपके सामने आ जाता है अगला है 9, 40, 41। 9, 40, 41। यह है 11, 60, 61। यह 12, 35, 37 से याद करना है। बैठ के याद करिए, घंटे भर बैठो, कॉपी निकालो, लिख लिख के याद करो। अब इनका फायदा क्या है? सपोज जैसे आपके सामने ये आ जाए, सपोज आपके सामने ये आ जाए मेरे भाई कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भुजा 37 है, ये 35 है। अब बताओ ये वाली साइड क्या होगी, ये साइड क्या होगी? ये आ गया। तो अगर प्यारे दोस्त दो रास्ते, या तो आप यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाने का टाइम है, भाई टाइम बचाना है ना, तो आपको याद होना चाहिए कि 12, 35, 37 ट्रिपलेट होता है। 37 सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस है। अगर 37 हाइपोटेनस है, एक भुजा 35 है तो दूसरी 12 होगी, एक 35 है तो दूसरी भुजा 12 होगी, ये 12 आ जाएगी। तो आपका समय बचा कि नहीं बचा? पाइथागोरस थ्योरम लगाने से समय आपका बच गया मेरे दोस्तों।
ठीक है, तो ये फायदा है ट्रिपलेट याद करने का, समय की बचत होगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। तो 12 35 37, अगला है मेरे प्यारे भाई 13 84 85, अगला है 16 63 65, अगला है 20 21 29, नेक्स्ट है 28 45 53, अगला है 33 56 65, अगला है 36 77 85, फिर है 39 80 89 39 80 89, 48 55 73, 65 72 97, 20 99 101। कॉपी में लिखो और इनको लिख लिख के याद करो। हालांकि मैं आपको इतने सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे मेरे भाई, अपने आप। अब जैसे आपके सामने ये आ गया मेरे प्यारे भाई, ये आ गया कि ये भुजा 28 है, ये 45 है, तो ये बताओ ये साइड कितनी होगी, ये कितनी होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, टाइम लगेगा कि नहीं। लेकिन अगर मुझे याद होता 28 45 53, देखो 53 हाइपोटेनस बनना चाहिए। इनमें जो सबसे बड़ी साइड है ना, 3 4 5 में 5 हाइपोटेनस है, 5 12 13 में 13 हाइपोटेनस है, 7 24 25 में 25 हाइपोटेनस है, 8 15 17 में 17 हाइपोटेनस है। अगर आपको याद होता 28 45 53, यानी कि 28 और 45 अगर 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, तो 53 आपका हाइपोटेनस बन जाएगा। तो सीधा ये 53 आप बताते, समय बचेगा कि नहीं बचेगा। इन्हें ही बोलते हैं ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अब ये गलती मत करना, ये गलती मत करने का कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 3 है, ये 5 है, ये कितना आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, ये 3 है 5 है, तो ये कितना आएगा। तो कुछ बच्चे बावलों की तरह कहेंगे सर 3 4 5 है, 4 आ जाएगा सर, 4। हाँ जी सर। अरे घोंचू के सरदार, 3 4 5 ट्रिपलेट है, मान ली तेरी बात। पर 3 4 5 ट्रिपलेट जब है जब 5 हाइपोटीनस हो, 5 लार्जेस्ट साइड हो। यहां 5 हाइपोटीनस नहीं है, यहां 5 3 और 5 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा। अरे जब कोई ट्रिपलेट नहीं लगता है, नहीं बनता है, तो हम बेसिक लगाएंगे, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम को, और कोई रास्ता नहीं है। ये 3 और 5 है, तो ये आएगा ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम से √3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 जमा 9 34 से √34 आएगा हाइपोटेनस। अब आगे बात समझ में, ठीक है बच्चे, क्लियर है। आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। बच्चों इन्हें जो है हम बेसिक ट्रिपलेट कहते हैं, इन्हें हम बेसिक ट्रिपलेट्स कहते हैं। आप कहोगे सर बेसिक ये है तो एडवांस क्या है, समझाते हैं। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने के बाद भी वो ट्रिपलेट ही रहता है। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने के बाद ही ट्रिपलेट ही रहता है। ट्रिपलेट इनटू एनी नंबर, ट्रिपलेट इनटू एनी नंबर। अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो भी वो आपका ट्रिपलेट ही आएगा, तो भी ट्रिपलेट ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर नहीं समझे। जैसे कि मेरे प्यार भी मैंने आपके सामने बताया है कि 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 4 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। 3 4 5 इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, 3 4 5। अगर बच्चों में इसकी हर साइड को दुगना कर दूं, डबल, हर साइड को, तो डबल करने के बाद क्या आएगा 6 8 10, 6 8 10 भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, ये भी ट्रिपलेट ही होगा। अगर मैं साइड इसकी हर साइड को डबल कर दूं, डबल कर दूं, डबल कर दूं, डबल कर दूं, डबल 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 डबल, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे सर ऐसे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 8 10, हर साइड को डबल कर दिया। पर अब भी ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, अब भी ये ट्रिपलेट ही रहेगा। आप 3 4 5 का 3 गुना कर दो, 3 गुना 9 12 15, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, अब भी ट्रिपलेट रहेगा। 4 से गुणा कर दो, 3 4 5 में 4 से गुणा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, अब भी राइट एंगल ट्राइंगल है। 5 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 बच्चे 25, ये अब भी ट्रिपलेट ही रहेगा। तो ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने के बाद भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा।
3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट हैं, ये बेसिक ट्रिपलेट से बने ट्रिपलेट हैं, बेसिक ट्रिपलेट से बने, इन्हें ड्राइव्ड ट्रिपलेट कहते हैं, बेसिक ट्रिपलेट से बने। 3 4 5 है बेसिक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे मेरे भाई आपके सामने ये आ गया, आपके सामने ये आ गया कि ये है आपका 21, ये 72 है, मुझे बताओ ये भुजा कितनी आएगी, ये साइड कितनी आएगी, ये बताओ जरा। अब एक रास्ता तो है कि आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दूसरा कि जब इस तरह की चीजें फंस जाती हैं 21 और 72, 21 और 72, तो आप इनका रेशियो ले लिया करो। क्या ले लिया करो? रेशियो। भाई किससे डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है भाई यहां पर 3 से, 3 से 21 7 बार, 3 से 72 24 बार। तो मुझे पता चल गया कि 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। देखो कॉपी में झांक के लिखवाया मैंने, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ये रहा, है ना। 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं का रेशो 7 24 25 है भाई। बस यहां पे क्या करा, 3 गुना करके लिख दिया है ना, 3 7 21, 24 तिया 72, तो ये आ जाएगा 25 तिया 75, 75, इस 75 आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना है। एक और बता दीजिए मेरे भाई, लास्ट, अगर लास्ट आपके सामने आ जाता है, कौन सा वाला ले ले मेरे प्यारे भाई? ये बताओ। ये 4 है मेरे प्यारे भाई, ये 8.5 है, और ये आपको बताना है, बताना जरा जल्दी से। आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल है पाइथागोरस थ्योरम लगाना। देखो मेरे भाई, ये आपका हाइपोटीनस है 8.5, एक भुजा आपकी 4 है, तो आप ना इनका रेशियो ले लिया करो, दशमलव हटाओगे तो 0 हो, फिर किससे कटेगा जी? 5 से 8 बार, और ये 17 बार। अरे वाह, यानी कि 17 लिखवाए, 8 15 17 ट्रिपलेट लिखवाए, 8 15 17, जिसमें 17 क्या हो, हाइपोटिनस है ना, 90 के सामने की भुजा होनी चाहिए, 90 के सामने की भुजा। तो 8, अगर हाइपोटिनस 17 एक 8 है, तो तीसरी साइड 15 आएगी। 8 15 17 का ट्रिपलेट यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। 8 15 17 का रेशियो लेने से यह पता लग जाएगा कि कौन सा ट्रिपलेट इस्तेमाल हो रहा है। यहां है आधा,
आधा हो रहा है बेटा, आधा, हाफ। 8 का आधा 4, 17 का आधा 8.5, तो ये भी 15 का आधा हो जाएगा, 15 का आधा 7.5, तो ये 7.5 आ जाएगा 7.5। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया है। तो आपने ट्रिपलेट समझे? चलो एक आध सवाल करेंगे इस पे, जैसे ये बताओ मेरे भाई, ये वाला बताओ पहले। उस ट्रायंगल का एरिया क्या है जिसकी साइड 9, 40 और 41 है? डीपी कॉन्स्टेबल में आया है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 9, 40, 41 से एरिया पूछा है तो पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 9, 40, 41 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने लिखवाया कॉपी में, देखे 9, 40, 41। 9, 40, 41 को देख के ही आपका दिमाग तुरंत समझ जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 9 और 40 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होंगी। इसका एरिया आपसे पूछा है तो एरिया आएगा 1/2, 9 गुणा 40, यानी कि 360 का आधा 180। तो एरिया जो आ जाएगा इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात आई समझ में? ये बताओ, ये देखिए, ये सवाल आरआरबी, आरपीएफ, एसआई सब इंस्पेक्टर के पेपर में आता है रेलवे में। एक ट्रायंगल की साइड 16, 30 और 34 है, एरिया क्या है? अब 16, 30 और 34 को देखते ही पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए ट्रिपलेट। ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 से। अगर आप 2 से काटेंगे तो 16 8 बार, 30 15 बार, 34 17 बार, 8 15 17, 8 15 17 तो ट्रिपलेट होता है। यानी कि यहां पे 8 15 17 ट्रिपलेट का दुगुना लिखा हुआ है, डबल। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होंगी, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं। और इनका एरिया क्या आएगा? 1/2 16 गुणा 30, ये एरिया आ जाएगा। तो 480 का आधा 240, एरिया आ जाएगा 240। समझ में है? कर लोगे? कर लोगे? ये बताइए। लास्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटीनस 101 है, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, एरिया क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण हो गया, हाइपोटीनस 101 है, एक भुजा 20 है, इसका एरिया क्या होगा? तो भैया एरिया निकालने के लिए ये साइड पता करनी पड़ेगी, या तो आप यहां ट्रिपलेट लगाओ, है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ट्रिपलेट आपको याद है? ये रहा 20 99 101, 101 को देख के याद आ जाएगा, 20 99 101। कॉपी में लिख लो ये सारे। क्या आप लोगों ने कॉपी में उतार लिए? ये कॉपी में उतार लो पहले, कुछ भी छूटे ना। कॉपी में उतार लो। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, कॉपी में उतार लो। सब लोग उतार लो कॉपी में, जल्दी से कॉपी में। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज 101 है, ये 20 है, तो ये क्या आ जाएगा? 99। एरिया पूछा है, एरिया आएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा 20 गुणा 99। 2 से 20 जाएगा 10 बार, और 10 गुणा 99 आ जाएगा 990। डी ऑप्शन, खेल खत्म। आज के समाचार समाप्त हुए। केशव एक बार दिखाना कमेंट्स इनके। आई वॉन्ट टू गेट टॉर्चर माई सेल्फ। इतने सारे आंसर हैं? कल छुट्टी नहीं है बच्चों। यार मैं तो तुम्हें राक्षस समझ रहा था, तुम तो देव मानुष निकले, आंसर बता रहे हो। सर एक सीरियस एस्पिरेंट को किस टाइम उठना चाहिए? ये तो सीरियस एस्पिरेंट के सोने पे डिपेंड करता है, किस टाइम सोता है वो।
ठीक है भाई, मुझे लगता है समझ में जल्दी भूल जाते हो तो लिख लिख के बार बार रिवीजन करते रहो। कल की क्लास में ट्रिपलेट याद करके आना। हमें लगता है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से। ठीक है, कल मिलेंगे हम बच्चों, सेम इसी टाइम। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लास में मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन आप खुद प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए बुक, हमारी जो बुक है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, जिसमें पिछले जो है कुछ सालों के 8,000 क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के। अब वो जमाना नहीं है कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस के लिए अलग अलग पढ़ना पड़े। सबका लेवल सेम है, सबका एक ही एग्जाम पेपर बना रहा है, सब में एक जैसे क्वेश्चन आते हैं। प्री के लिए, मेंस के लिए यही किताब आपको पढ़नी है। केवल एसएससी के लिए गणित सब्जेक्ट में यही किताब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑर्डर करके मंगा लो, यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये मेंसुरेशन 2D हम पढ़ लेंगे मेरे भाई, यहां से आप खुद पढ़ने के बाद, मैंने पढ़ा दिया पूरा, फिर इस बुक से ढूंढ के यहां से सवाल लगाओ। अभिषेक वर्मा कह रहे हैं सर जी थोड़ा स्लो पढ़ाया करो। अरे अभिषेक वर्मा जी और कितना स्लो हूं, स्लो हो के मेरी ये हालत हो गई है, और कितना स्लो हो जाऊं। ठीक है जी।